में सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम बार-बार इस इंडस्ट्री को ये देखते हैं कि यहाँ बात होती है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, प्रॉब्लम क्या है सेंट्रलाइजेशन से? और ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है, ये होता क्या है? क्योंकि बहुत लोगों को आप मैं देखता हूँ कि वो मार्केटिंग पिच के अंदर पहली स्लाइड पे डालते हैं डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। ये डिसेंट्रलाइजेशन है हो क्या? आम आदमी को समझना है। वो कहता है मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ रहा है भाई? तुम्हारी ये सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन है। मैं सुबह को उठ रहा हूँ, मेरी पेमेंट हो रही है, पेमेंट आ रही है, पेमेंट जा रही है, एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, फेसबुक मस्त चल रहा है, व्हाट्सएप मस्त चल रहा है, रात को बढ़िया नींद आ रही है। मुझे क्या चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन से? ये डिसेंट्रलाइजेशन है क्या और जरूरत क्यों है इसकी? देखिए, अ, दुनिया में जिस भी सिस्टम में आप रहते हैं, वो कोई भी सिस्टम हो, वो सोशल सिस्टम हो, वो मॉनेटरी सिस्टम हो, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, वो एजुकेशनल सिस्टम हो, वो कोई भी सिस्टम हो, उस सिस्टम का एक आर्किटेक्चर होता है। और उस आर्किटेक्चर के अंदर सबसे पहला सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि इस सिस्टम का क्या कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है कि नहीं। हम्म। अब जैसे गूगल है, गूगल का एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर है। अगर वो सर्वर डाउन चला जाए तो गूगल की सारी सर्विसेज डाउन चली जाएंगी। जैसे पीछे माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज कुछ घंटों के लिए हाँ, डाउन तो चली गई। बहुत बड़ा सिग्नल था। आप सोचिए कि जिस कंपनी के दुनिया भर में अ, करोड़ों यूजर हों, सडनली हम्म, वो माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी सर्विस एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। हम्म, दूसरी बात, उस चीज को कंट्रोल करने वाली मशीन्स हैं कि इंसान हैं। और अगर वो एक इंसान या एक ग्रुप ऑफ इंसानों के डिसीजन से वो सिस्टम गलत हो सकता है, फेल हो सकता है, तो इसका मतलब है कि जो भी लोग उस सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है, उनकी जिंदगी कभी भी हम्म, गड़बड़ हो सकती है। तो हमने पिछले कई 100 सालों से जो सिस्टम्स बनाए हुए हैं, वो बेसिकली इस तरह से हैं। ये हायरार्की बनी होती है पिरामिड की तरह, जिसमें टॉप पर एक लीडर होता है, एक चीफ होता है जो डिसीजन लेता है, और वो डिसीजन नीचे जाके इंप्लीमेंट हो जाता इम्प्लीमेंट। है। कहने को इस सिस्टम में अगर आप सीधे तौर पर कहें तो कुछ भी कमी नहीं है, हम्म, सिस्टम चल रहे हैं। बट सवाल है, अगर लीडर करप्ट हो जाए तो क्या? तो क्या? और ऐसा देखा था। ऐसा हो रहा है। अगर लीडर गलती कर दे तो क्या? हाँ, अगर मान लीजिए जैसे 2016 नवंबर में डीमोनेटाइजेशन हो गया, हाँ, तो सडनली हाँ। आप देखेंगे कि एक बंदे की गलती से सारा का सारा सिस्टम अफेक्ट हो जाता है। गलती भी और इंटेंशन भी गलत हो सकती है। जैसे कुछ भी हो आप सकता है। आपको याद होगा वो ज़करबर्ग ने ये एडमिट किया कि एक इलेक्शन के दौरान उसने जानबूझ के एक नैरेटिव फेसबुक पे पुश किया था और उसने यस। डेटा को मैनिपुलेट करके वो एड्स दिखाए थे और हाँ। उससे वोटिंग पे इफेक्ट हुआ था। यस, कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला जो कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला जो कितना स्कैंडल हुआ था। उसके बाद लोगों की बहुत आंखें खुली थी कि अच्छा हमारे ही डेटा को इलेक्शंस तक में मिसयूज किया जा रहा है। यस। तो जब एक सिस्टम का कंट्रोल एक व्यक्ति या कुछ लोगों के हाथ में होता है, तो सिस्टम को डैमेज करना, करप्ट करना और डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल हो जाता है। मैं ये मानता हूं कि ऐसे सिस्टम्स 1 2 10 साल 20 साल टिक सकते हैं, यस टिक सकते हैं। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई ना कोई ऐसी गलती, करप्शन या कोई ऐसा इंसिडेंट हम्म, होता है जब वो सिस्टम सडनली भरभरा के गिर पड़ता है। हम्म, तो बिटकॉइन ने पिछले 5000 साल की मॉनेटरी हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जहां करेंसी कोलैप्स हुई है ड्यू टू दिस सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, एक सिंगल कंट्रोल सिस्टम। तो इन सभी चीजों के अंदर तो बार बार हर 20 40 50 साल बाद कोई बड़ा एक्सीडेंट होगा, लोग फिर से नया सिस्टम बनाएंगे, फिर उसमें वही गलती होगी, वो भी सेंट्रलाइज्ड होएगा। एक सेंट्रलाइज्ड को दूसरे सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से लोगों ने आज तक रिप्लेस किया है। बिटकॉइन ने उस परंपरा को ही बदल दिया।
बिटकॉइन ने कहा कि भाई सिस्टम सेंट्रलाइज्ड होना जरूरी ही क्यों है, क्यों ना सिस्टम ही डिसेंट्रलाइज कर दें। तो उससे क्या हुआ, अब उसमें दो किस्म की उसने डिसेंट्रलाइजेशन दे दी, पहली आर्किटेक्चर लेवल पर और दूसरी पॉलिटिकल लेवल पर। आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि अगर आज दुनिया में 10,000 माइनर हैं तो 10,000 माइनर कम से कम 10 लाख एसिक मशीन्स, कंप्यूटर हार्डवेयर की मशीनें चला रहे हैं। वो कहां है, वो दुनिया के कम से कम 100 देशों में अलग अलग हैं, बस वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, दैट्स ऑल, और बिजली से चल रही हैं। कोई चाइना में हो सकती है, कजाकिस्तान, कोई इंडिया, कोई पाकिस्तान, कोई यूके, कोई अमेरिका, कोई कनाडा, कोई कहीं भी। तो जब ये इतना बड़ा आर्किटेक्चर डिसेंट्रलाइज्ड हो गया है, तो अगर मान लीजिए कजाकिस्तान के अंदर बिजली चली भी जाए या टेक्सास के अंदर टॉर्नेडो आ जाए, तो सिस्टम को, बिटकॉइन के सिस्टम को कुछ होने वाला नहीं है। सिस्टम स्टेबल है, कोई भी कहीं से भी ट्रांसफर कर सकता है बिटकॉइन के सिस्टम पर। नंबर 1 ये। नंबर 2, हमें आज तक यही नहीं पता कि सातोशी नाकामोटो कौन है। और सातोशी नाकामोटो सिस्टम बना गया, सिस्टम को ट्रैक पर डाल गया, मोमेंटम दे गया और खुद गायब। अब लोग चला रहे हैं, और उसके अंदर अगर आप लेयर देखें बिटकॉइन के इकोसिस्टम की, सबसे बॉटम पर आते हैं बिटकॉइन डेवलपर्स जो बिटकॉइन फाउंडेशन चलाते हैं। उसके ऊपर आते हैं बिटकॉइन के वैलेट प्लेयर्स, ऐसे कम से कम 500 वैलेट प्लेयर्स होंगे। उसके ऊपर आते हैं बिटकॉइन जो एक्सचेंजेस हैं, एक्सचेंजेस के ऊपर जो बिटकॉइन के ऊपर लेयर 2 चला रहे हैं, और उसके बाद बिटकॉइन के डेली यूजर्स। अब इस पूरे सिस्टम को देखिए तो ये लेयर दर लेयर दर लेयर। अब ये सिस्टम के अंदर फंडामेंटल आर्किटेक्चर इस तरह से बन गया है कि वो आर्किटेक्चर और पॉलिटिक्स दोनों के लेवल पर कोई एक बंदा बर्बाद नहीं कर सकता, एक ग्रुप बर्बाद नहीं कर सकता। विच मीन्स ये सिस्टम के डिसेंट्रलाइज होने से उसकी सेफ्टी, उसकी स्टेबिलिटी और उसकी सस्टेनेबिलिटी तीनों ही बढ़ जाती है। मैं एक लाइन में अगर आपसे ये पूछूं कि क्या बिटकॉइन से ज्यादा कोई चीज डिसेंट्रलाइज है? ये बहुत खूबसूरत प्रश्न है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन से ज्यादा अगर कोई मैन मेड चीज डिसेंट्रलाइज है तो वो है लैंग्वेज। अगर मटेरियल चीज के लेवल पर देखा जाए तो कोई अगर उसके करीब आता है तो गोल्ड आता है। बहुत अच्छा खूबसूरत जवाब दिया। और बिटकॉइन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। एग्जैक्टली क्योंकि लैंग्वेज एक कोड एक लैंग्वेज है। यस। और बिटकॉइन की और डिजिटल गोल्ड है। डिजिटल गोल्ड है। क्या सर क्या जबरदस्त। ये एक बहुत ही ट्रिविया सवाल था और मुझे लगता है आज से पहले इतना खूबसूरत जवाब नहीं मिला और मुझे जवाब मालूम नहीं था। और आपने जैसे ही बोला तो आई कुड इंस्टेंटली रिलेट कि लैंग्वेज और गोल्ड का समागम है बिटकॉइन। वेरी गुड सर।